हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज 21 फरवरी का एडिटोरियल मैं लेकर आई हूँ। इसमें सबसे मुख्य जो आज एडिटोरियल है, जो न्यूज़ है, वो यूक्रेन संकट को लेकर है। उसमें बहुत सारी आज हम लोग बातें करेंगे और उसके मुख्य कारणों पे जाएँगे कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्वाड को ईसाई नाटो बताने की धारणा खारिज। इसमें इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे कि क्वाड जो बना है हमारा 4 देशों का समूह बना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड किन-किन देशों का समूह है। इससे प्री में क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 सेकंड। हुँ, क्वाड अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया व जापान का समूह है। तो ये एक प्रश्न बन सकता है कि क्वाड जो है वो किन देशों का समूह है? तो क्वाड जो है हमारा अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया व जापान का समूह है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्वाड बना कब था? तो ये ध्यान रखिएगा, क्वाड वर्ष 2017 में बना है। तो ये प्री में क्वेश्चन बन सकता है। तो जो इसमें सबसे मुख्य बात है, बाकी देखो जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। वो मैं अभी बात करती हूँ आगे, ठीक है? लेकिन जो हमारे लिए प्री के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्वाड में कौन से देश हैं? 4 देश हैं। कौन-कौन से हैं आपका? अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। और क्वाड बना कब था? वो 2017 में बना था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात रखिएगा। बाकी जो क्या है, नाटो आपको पता है संस्था, तो कहीं न कहीं इन सबकी दादागिरी चलती रहती है। बड़े देश जो हैं, वो छोटे देश को डराते रहते हैं और बड़ी संस्थाएँ भी जो हैं, वो कहीं न कहीं जो है डराती रहती है। तो इन्होंने जो यूरोपीय देश हैं, जो इधर आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो कहीं न कहीं वो ये कह रहे हैं कि जो क्वाड बना है, ठीक है? क्वाड जो और भी कंट्रीज़ हैं, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, क्वाड को एशियाई नाटो बताने की धारणा खारिज कर रहे हैं हमारे जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, क्वाड जो है वो नाटो जैसा नहीं है संस्था, ये अलग है और हम मतलब या इस एशियाई देश में जो है शांति की बात है या फिर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन से जो है कोई काम करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये आपका था क्वाड के लेकर। अब अगला चलते हैं, यूक्रेन संकट। यूक्रेन संकट में पूरा आज इस पे डिटेल पे बात होगी हमारी, ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं यूक्रेन संकट को लेके। सबसे पहला आते हैं, सबसे पहली चीज़ तो बात करते हैं कि ऐसी प्रभावित हो सकती है भारत। देखो क्या है कि जब यूक्रेन संकट हो रहा है, क्योंकि ये देखिए ग्लोबलाइज़ेशन का टाइम है, तो ग्लोबलाइज़ेशन के टाइम पर अगर 1-2 देशों में भी कुछ भी खटपट होती है, तो उससे भारत को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और भारत ही नहीं, बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था जितनी भी है, ये सब बहुत जो है आयात-निर्यात पे हर चीज़ पे प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, ठीक है? क्योंकि सब चीज़ें कहीं न कहीं एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम बात करेंगे क्या-क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो हम करते हैं, देखिए सबसे पहला तो आते हैं बढ़ती पेट्रोल, डीज़ल की कीमतें, कि अगर ये जो रूस और यूक्रेन के बीच की तानातानी पूरी दुनिया पर असर डाल रही है, यदि वर्तमान परिस्थितियाँ युद्ध में परिवर्तित हुई, तो भारत को भी कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद दूसरा आपका तो सैन्य आयात पर असर पड़ेगा। सैन्य आयात पे कैसे पड़ेगा ये देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए लिखा हुआ है। भारत और रूस के बीच समान कारोबार भले ही कम हो, क्योंकि आपको पता है भारत और रूस के बीच समान जो कारोबार हो वो कम है, लेकिन जो हमारे सैन्य आयात हैं वो बहुत ज़्यादा है रूस से, ठीक है? लेकिन भारत के सैन्य आयात में रूस की बड़ी हिस्सेदारी है। किसी प्रतिबंध की स्थिति में भारत के लिए रूस का विकल्प खोजना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो एक तो ये हो गया, इसके बाद आते हैं, तीसरा है कारोबार भी होगा प्रभावित। अब आते हैं कारोबार की बात करें, तो कारोबार भी प्रभावित हो ही जाएगा। सोवियत संघ के विघटन से पहले भारत के निर्यात में रूस की हिस्सेदारी 10% थी, इस समय यह घटकर 1% से कम पर आ गई है। आयात में भी रूस की हिस्सेदारी 1.4% है। इसलिए कारोबार पर सीधे तौर पर तो बहुत असर नहीं पड़ता दिख रहा है, लेकिन रूस के साथ कारोबार बढ़ाने की भारत की कोशिशें ज़रूर झटका लगेगा। तो ठीक है, एक ये पॉइंट था। इसके बाद में आते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, इसके बाद में आता है, यहाँ नीचे चलते हैं। तो अब मेन बात करते हैं कि ये टकराव पर एक नज़र क्यों हो रहा है टकराव, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो यूक्रेन है और यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है, ठीक है? यहाँ पे देश और कंट्री के बारे में आपको दिखा रखा हुआ है, 1 सेकंड दिखाते हैं अभी हम, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान से मैप देखिएगा, ठीक है? यूक्रेन है, इधर बेलारूस है, इधर मोल्डोवा है और यूक्रेन की राजधानी पूछ सकता है पेप्री में, तो ये कीव है, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं हम पिछले कुछ वर्षों से
यहाँ पे आते हैं पिछले कुछ वर्षों से तानातानी की स्थिति बनी और कब से बनी हुई है, तो सबसे पहले बताते हैं मौजूदा जो टकराव है 2013 में उभरा था। जब यूक्रेन में रूस सम्यक जो यू समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपीय यूनियन में चल रही अहम राजनीतिक एवं कारोबारी डील रोक दी थी। इसके विरोध में वहाँ कई हफ्ते हिंसक आंदोलन हुए थे। मार्च 2014 में रूस ने क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया। इसके कुछ ही समय बाद यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस समर्थक अलगाववादियों ने इन क्षेत्रों को स्वायत्त घोषित कर दिया। फ्रांस और जर्मनी के प्रयासों से इन क्षेत्रों को स्वायत्त घोषित करने के लिए यूक्रेन और रूस में समझौता भी हुआ, लेकिन टकराव नहीं रुका। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मार्च 2014 से अब तक विभिन्न टकराव हुए, ठीक है, और 3000 से ज़्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। तो मेन बात है कि रूस और यूक्रेन के बीच टकराव चरम पर है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि कभी भी जो है यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस, ये सब बातें हैं। चलिए आगे इसके बाद चलते हैं। अब हम आते हैं रूस का रुख क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि रूस का रुख क्या है, ठीक है। तो रूस का रुख देखते हैं क्या है। रूस का रुख देखिए ये है कि हथियार प्रशिक्षण एवं सैनिक के रूप में यूक्रेन को नाटो से मिलने वाले सहयोग को रूस अपने लिए खतरा मानता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा समझौता चाहते हैं जिसमें गारंटी ली जाए कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा और नाटो रूस की तरफ विस्तार नहीं करेगा। यूक्रेन में नाटो का मिसाइल सिस्टम तैनात होने पर भी सवाल उठाया है। रूस का स्पष्ट कहना है कि अगर अमेरिका और नाटो यूक्रेन के मामले में अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो रूस को अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना का पूरा अधिकार है। अब आते हैं यहाँ पे आते हैं नाटो और अमेरिका ने रूस को क्या चेताया है, इसको भी पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे पढ़िए। इन्होंने कहा है नाटो और अमेरिका लगातार रूस को चेतावनी दे रहे हैं। नाटो का कहना है कि यदि रूस ने यूक्रेन पर हमले जैसा कदम उठाया तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य नहीं है, ऐसे में उसकी सहायता को लेकर नाटो के पास सीमित विकल्प है। हालांकि नाटो ने कहा है कि यूक्रेन के पास सदस्य का बनने का विकल्प हर समय खुला है। जो बाइडेन लगातार रूस को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये था इन दोनों का, एक रूस का रुख है और नाटो और अमेरिका का क्या रुख है, ये सब पूरा बताया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं बिगड़ते हालात में कुछ अन्य पहलुओं पर भी बनी हुई है सभी पक्षों की नज़र क्या है, इस पे भी ध्यान देते देखिए। ये देखिए इस साल की शुरुआत में कजाकिस्तान में व्यापक पैमाने पर सरकार के विरोधी प्रदर्शन हुए। हिंसक प्रदर्शनों के चलते वहां आपातकाल लगाना पड़ा और हिंसा से निपटने के लिए रूस की अगुवाई में सेना लगानी पड़ी। निश्चित तौर पर कजाकिस्तान में किसी भी तरह का तनाव रूस के हित में नहीं है। और दूसरी ओर नोर्ड नोर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन भी तनाव का कारण बनी हुई है। रूस और जर्मनी को जोड़ने वाली इस पाइपलाइन, सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखना कि ये जो पाइपलाइन है कौन सी है, वो कहाँ रूस और जर्मनी को जोड़ रही है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, कौन सी, नोर्ड स्ट्रीम, ठीक है। तो नोर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है रूस और जर्मनी को जोड़ती है। यूक्रेन के लिए खतरा मानता है, यूक्रेन अपने लिए खतरा मानता है। यह पाइपलाइन यूक्रेन से होकर नहीं गुजरेगी। अभी रूस से यूरोप ईंधन पहुंचाने वाली पाइपलाइन यूक्रेन से होते हुए जो है वो आगे जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इनका हो गया कि मतलब ये मेन प्रॉब्लम इनकी कहाँ पर है, ठीक है। अब आते हैं यूक्रेन चाहता है फैसले का अधिकार। अब यूक्रेन क्या चाहता है ये देखिए। देखिए जो हमारा पिछला था कि यूक्रेन से होते हुए गुजरेगी, ये देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको, यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा नीचे। ये यूक्रेन से गुजरती है। यूक्रेन इन्हें अपनी सुरक्षा की गारंटी मानता है। किसी भी हमले में इसकी स्थिति में आपूर्ति बाधित करने का विकल्प यूक्रेन के पास रहेगा, जिससे वह रूस को रोक सकता है। नोडो स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के शुरू होने बाद यूक्रेन के पास कोई ऐसे विकल्प नहीं रह जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, यूक्रेन चाहता है फैसले का अधिकार। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि यूक्रेन क्या चाहता है, ये पूरा ये वाला पढ़ना है हमको यहाँ पे। यूक्रेन क्या चाहता है देखिए, अब यूक्रेन बताते क्या चाहता है। यूक्रेन का कहना है कि यदि वह नाटो के साथ संबंध बढ़ाता है तो इसमें रूस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नाटो से जुड़ना या ना जुड़ना उसके अधिकार में आता है। यूक्रेन को नाटो का सदस्य ना बनने की गारंटी पूरी तरह अवैधानिक है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी आरोप लगाया है कि रूस सैन्य तख्तापलट के जरिए यूक्रेन में अस्थिरता फैलाना चाहता है। अपने यहाँ यहाँ ऊर्जा संकट के लिए भी वह रूस को जिम्मेदार मानते हैं। घरेलू मोर्चे पर भी यूक्रेन कई राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा इसमें यूक्रेन का और रूस का। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये इन्होंने बात कही है, देखिए ये और भी आगे है थोड़ा सा इसी न्यूज़ में, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यूक्रेन को लेकर यूरोप में मौजूदा संकट, अब यूरोप में क्या संकट, यूरोप में क्या दिक्कत है उसके बारे में पूरे यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, यूक्रेन को लेकर यूरोप में मौजूदा संकट दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले से ही पूरा विश्व महामारी, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। पूरी दुनिया सप्लाई चेन बाधित होने से परेशान है और इसी बीच चीन का विस्तारवादी रवैया भी सामने आया है। सोवियत संघ के विघटन से करीब 3 करोड़ रूसी लोग अपने मूल देश से बाहर हो गए थे। इनमें ज़्यादातर यूक्रेन, बाल्टिक स्टेट्स और कजाकिस्तान में थे। यूक्रेन के राष्ट्रवादी लोग रूस की छाया से बाहर आने और पश्चिमी देशों का हिस्सा बनने के लिए यूरोपीय संघ और नाटो से जुड़ने की पैरवी करते हैं। यूक्रेन के इस कदम को रूस भू राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से स्वीकार नहीं करता है। अब पता चला कि स्वीकार क्यों नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से आप पढ़ सकते हो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक आधार पर भी वह ऐसा नहीं चाहता। यूरोपीय संघ या नाटो से जुड़ने के मामलों में यूक्रेन के अंदर भी आम राय नहीं बनने के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई, क्योंकि रूसी भाषा बोलने वाले और सांस्कृतिक रूप से खुद को रूस से जोड़ने वाले लोग इसका विरोध करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यूक्रेन और रूस के बीच लगातार तनाव बढ़ा है। यूरोप और रूस को लेकर लोग बटे रहे हैं। इसी टकराव के चलते 2014 में रूस ने क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया। 2014 पे क्रीमिया पे नियंत्रण किया था रूस ने, और डोनेत्स्क और लुहांस्क ने जनपद संग्रह के जरिए खुद को स्वायत्त घोषित कर लिया। क्रीमिया पर रूस का नियंत्रण अब स्थापित तथ्य हो चुका है, लेकिन 2014 और 2015 में मिन्स्क समझौते के तहत डोनेत्स्क और लुहांस्क की स्वायत्तता चर्चा का विषय है। मिन्स्क समझौते को लागू करने की दिशा में फ्रांस और जर्मनी सक्रियता के साथ यूक्रेन और रूस से बातचीत में शामिल रहे हैं। दोनों चरणबद्ध तरीके से समझौते को लागू करने के पक्ष में हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। ठीक है, रूस और यूक्रेन एक दूसरे को इन समझौतों को ना लागू हो पाने का दोषी बताते हैं। रूस इस मामले में अमेरिका पर भी अड़ंगा डालने का आरोप लगाता है। स्थिति राजनीतिक रूप से ठहराव पर है, पर इस बीच अमेरिका ने लगातार यूक्रेन में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। 2021 में अमेरिका ने यूक्रेन को $65 करोड़ के सैन्य उपकरण और सहयोग दिए। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने रूस और बेलारूस में यूक्रेन से लगती सीमा पर 1,30,000 सैनिक तैनात कर अपनी ताकत दिखाई है। यह एक तरह से अमेरिका को बातचीत करने के लिए मजबूर करने का तरीका है, जिससे यूक्रेन को नाटो का सदस्य न बनाने की गारंटी मिले और अमेरिका रूस की सीमाओं के पास से अपने सैनिक और हथियार हटाए। रूस ने सैनिक की तैनाती बढ़ाते हुए लिखित में अपना प्रस्ताव भी दिया है और साथ ही तय समय में इस पर जवाब मांगा है। ये पूरा है, आप देख लीजिएगा। इतना जो आगे तो वही सब आम बातें हैं, जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, रोक कर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा आज का आर्टिकल आपका, आगे तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।